प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, ठीक है। पहले हम सॉलिड्स पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद लिक्विड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहते किसको है, इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आ जाइए पहले। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू रिस्टोर शेप। मतलब आप किसी चीज़ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो चीज़ अपनी इनिशियल स्थिति में वापस आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। समझ गए। और प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है, जिसमें इनिशियल स्थिति में वापस नहीं आ पाए, ठीक है। इलास्टिक फटीग क्या होता है, ओरिजिनल शेप में आने में टाइम लग जाए, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग, ठीक है। तो बार बार उसको डिफॉर्म करेंगे तो इलास्टिक फटीग में वो आ जाएगा और उसको वापस आने में, रिस्टोर करने में अपने शेप को टाइम लगने लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्यों होती है और क्या होती है, इसको समझेंगे। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटर एटॉमिक फोर्स, एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है। अब देखिए, कोई भी मटेरियल, अगर कोई भी चीज़, अगर रॉड हो या कुछ भी हो, डिज़ाइन किया गया और उसको मोल्ड किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है, तो अनडिफॉर्म्ड स्टेट में उसके एटम्स इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे अभी हमने उसको ना दबाया है ना उसको स्ट्रेच किया, हमने कुछ नहीं किया, तो उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, वो फोर्स नहीं लगाते एक दूसरे को। समझ गए। इस इक्विलिब्रियम सेपरेशन को हम कहते हैं आर नॉट। क्या कहते हैं, आर नॉट। इस इक्विलिब्रियम सेपरेशन को हम कहते हैं आर नॉट। इक्विलिब्रियम सेपरेशन के ऊपर इंटर एटॉमिक फोर्स की वैल्यू 0 होती है, जैसा कि इस ग्राफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंटर एटॉमिक फोर्स का ग्राफ है, ठीक है। तो आप देखिए, जब ये डिस्टेंस आर नॉट के बराबर होता है तब देयर इज नो इंटर एटॉमिक फोर्स। समझ में आ रही है बात। यानी ना तो ये इलोंगेटेड स्टेट में है, ना कंप्रेस्ड स्टेट में है, ना ये फोर्स दे रहा है। अब जब आप मटेरियल को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये जो इंटर एटॉमिक एवरेज सेपरेशन है, इंटर एटॉमिक का एवरेज सेपरेशन है, मतलब हर मॉलिक्यूल एटम का तो अलग अलग होगा ना, हर पेयर ऑफ एटम का सेपरेशन सेम तो होगा नहीं, ठीक है। ऑन एन एवरेज ये सेपरेशन है। तो जब आप कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेस करेंगे तो आर की वैल्यू आर नॉट से कम हो जाएगी, मतलब एवरेज सेपरेशन बिटवीन द एटम्स कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे एटम्स। तो एवरेज सेपरेशन कम होने पे आप देखिए फोर्स कैसे इंक्रीज कर रहा है, फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पॉजिटिव फोर्स का मतलब है रिपल्सिव, हर जगह पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, रिपल्सिव। तो ये जो दब गए हैं ये रिपेल करने की कोशिश करेंगे, मतलब वापस आने की कोशिश करेंगे अपनी निश्चित। बोली समझ में आ रही है बात। आर नॉट से ज़्यादा डिस्टेंस को इलोंगेटेड स्टेट बोलते हैं। इलोंगेटेड स्टेट में आप फोर्स की परिकल्पना करें, ये देखिए क्या हो रहा है, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है ना, इसका मतलब फोर्स कम हो रहा है। कम नहीं हो रहा है, नेगेटिव है मतलब अट्रैक्शन है। फोर्स यहाँ भी 0 था, फोर्स इधर भी बढ़ रहा है, फोर्स इधर भी बढ़ रहा है, इधर पॉजिटिव फोर्स बढ़ रहा है मतलब रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है, इधर नेगेटिव फोर्स बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। जी। तो दूर जा रहे हैं तो अट्रैक्ट करके सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पैकेट ले दो। और तो ये जो फोर्स यहाँ जन्म ले रहा है यही आपका रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, इंटर एटॉमिक फोर्स जो दिखाया जा रहा है। तो अगर कंप्रेस करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा, इलोंगेटिव होगा, इलोंगेट करना चाहेगा, रिपल्सिव होगा। और अगर इलोंगेट करेंगे तो इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होगा, कंप्रेसिव होगा, वो वापस लाना चाहेगा हर केस में। नहीं नहीं नहीं, ये इंटर एटॉमिक फोर्स का पोटेंशियल जी का नीचे दिखा रहा हूँ, ये देखिए वैसा ही ग्राफ देखने में लगता है लेकिन वो अलग होता है। अब नोटिस कीजिए, ये इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये, नेगेटिव ऑफ स्लोप से निकालेंगे। अब गौर से देखिए, उसी आर नॉट डिस्टेंस पे स्लोप कितना है आपका, नेगेटिव। अबे स्लोप तो 0 है, तो मतलब फोर्स क्या है, 0 है। तो फोर्स 0 देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ स्लोप 0 दिख रहा है। अब यहाँ स्लोप से निकालेंगे ना फोर्स, अरे यहाँ स्लोप से निकालेंगे ना, यू का ग्राफ है ना ये, नहीं समझे, ठीक है। तो स्लोप 0 है, फोर्स 0 है। अब ले जाओ इसको कंप्रेस्ड स्टेट में, यहाँ से अब इधर ले जाओ। अब बताओ इस पूरे लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है,
नेगेटिव, तो इसका फोर्स क्या आएगा? पॉजिटिव, माइनस डी बाई डी आर, मतलब रिपल्सिव। रिपल्सिव था इधर, इसके बियॉन्ड पॉजिटिव था ना फोर्स। इसके इधर जाओ आर नॉट के, ये एरिया में बताओ स्लोप क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? स्लोप स्लोप स्लो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो फोर्स क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव माने अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन जोन है पूरा, और लास्ट में यहाँ तो जाके फिर ब्रेक कर जाएगा, इसलिए फोर्स 0 हो गया। 5 मिनट देता हूँ, नहीं 5 मिनट नहीं देता हूँ, 2 मिनट देता हूँ, इसको स्टडी करिए जल्दी से जल्दी। कहाँ तक करेंगे स्टडी? ये पूरा, दोनों ये ग्राफ के साथ ये पूरा यहाँ तक। चलिए जल्दी देखिए। तो इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है वो 2 तरह का होता है, कोहेसिव और एडेसिव। मतलब एडेसिव, इंटरमोलिकुलर, इंटर एटॉमिक दोनों कह सकते हैं, ठीक है। इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्स कोहेसिव तब होता है जब सेम टाइप ऑफ एटम को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन का एटम को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कोहेसिव होगा। लिखा हुआ है मैडम, यहाँ लिखा हुआ है, नोट्स मेरा बहुत बढ़िया होता है, इसमें सब लिखा रहता है। कोहेसिव मतलब सेम टाइप ऑफ एटम। अब पानी का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल चिपकेगा तो एडेसिव फोर्स हो जाएगा। होंगे दोनों अट्रैक्टिव ही, समझ गए? इनकी ओरिजिन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन की होती है, ठीक। सो दे आर काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। शॉर्ट रेंज होते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर काम करते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। और 0 होता है फोर्स, एवरेज फोर्स, जब आर की वैल्यू R0 होती है। आर अगर R0 से बड़ा होगा तो फोर्स नेगेटिव या अट्रैक्टिव होगा, आर R0 से कम होगा तो फोर्स रिपल्सिव होगा या पॉजिटिव होगा। कोई शक? इनका फॉर्मूला कुछ यूं होता है, एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मतलब आर के बहुत ही बड़े पावर के इन्वर्सली होता है। आप समझ रहे हैं? देख रहे हैं फोर्स का फॉर्मूला, ए नेगेटिव ए आर की पावर 7 प्लस बी आर की पावर 9। आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना इसको रटने का। क्वेश्चन अगर इस पे देगा तो ये फॉर्मूला बना के देगा आपको कि द फॉर्मूला फॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स इज दिस, देन डू द क्वेश्चन। और आपने इस पे क्वेश्चन किया भी हुआ है, याद है? जिसमें मैंने इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकलवाया था, डी बाई डी आर करके आपने 0 किया था, वर्क पर एनर्जी में भी किया हुआ आपने क्वेश्चन, सही है? तो आप इसके बारे में बॉदर मत करो कि फॉर्मूला देखने में कैसा लगेगा, ये दिया जाएगा आपको अगर इस पर क्वेश्चन दिया जाएगा तो, ठीक है। बट अब इसका फॉर्मेट बनाया गया कि फॉर्मूला देखने में इस तरह का लगता है। आ गई बात समझ में? इसमें कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी सब इंटर मटेरियल कॉन्स्टेंट्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स कंपेरेटिवली इंटर एटॉमिक फोर्स के कंपैरिजन में थोड़े वीक होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर कंपेरेटिवली वीकर देन इंटर एटॉमिक फोर्स, अबाउट 1/50 टाइम्स और 100 टाइम्स। समझ आ रही है बात? इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, ठीक है। थोड़े नहीं, उनके कंपेरिजन में 1/100 टाइम्स हैं, काफ़ी कम होते हैं। कोहेसिव और एडेसिव दोनों तरह के हो सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। वीक वैंडर वाल फोर्स भी बोला जाता है इनको। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन के नहीं है, ठीक है। ग्राफ वगैरह सेम होगा। इनका रेंज 1 नैनोमीटर का होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है बात? बस इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी समझा दिया, इलास्टिक फटीग समझा दिया। अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। सबसे पहले आइए स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको बोलते हैं सुनिए। देखिए ऐसा है कि मान लीजिए किसी मटेरियल को, ये रॉड है एक, पहले समझ लीजिए, ये रॉड है। इस रॉड को छत से हमने चिपका दिया, बांध दिया, टांग दिया, जो मर्जी है वो कर दिया, और इस पे हमने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ये हमारा अप्लाइड फोर्स जो है, ये हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। इलास्टिक रॉड है तो ये इसकी मान लीजिए कुछ लेंथ बढ़ गई, तो पहले इसका लेंथ जो था वो L हुआ करता था, हमारे खींचने से थोड़ा सा बढ़ गया 1% तो डेल्टा L हो गया। तो इसके मटेरियल का जो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा वो किधर बनेगा बताइए? ऑब्वियसली अंदर की तरफ बनेगा, अगर ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है तो। और अगर ये पुट्टी जैसा चीज़ का रॉड है या आटे का है तब तो इसमें कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल होगा, है कि नहीं? तो वहाँ रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बनता है, करेक्ट। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ है पर यूनिट एरिया जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। सो इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया मत बोलिएगा। ऐसा भी हो सकता है अगर प्लास्टिक मटेरियल होगा तो फोर्स तो आप अप्लाई करेंगे, ठीक, अप्लाई तो करें, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक, वो तुरंत डिफॉर्म हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है उसका। तो स्ट्रेस जो होता है उसका मतलब होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया।
अब इसके भांति भांति प्रकार होते हैं, वो उस पर बाद में जाएंगे। इसी तरह स्ट्रेन जो होता है दैट इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन प्रोवाइडेड इट इज इलास्टिक मटेरियल। जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक रॉड की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक माने प्लास्टिक कोई प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक माने सब्सटेंस को बोला जाता है, प्लास्टिक जो इलास्टिक नहीं हो उसको प्लास्टिक बोला जाता है, जो रिस्टोर नहीं कर पाए हैं। मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस इज स्टील, यस दो नॉट आइडियल इलास्टिक, ठीक है। आइडियल इलास्टिक क्या हो, जो 100% शेप को रिगेन कर ले, उसको आइडियल इलास्टिक बोलते हैं। तो स्टील इज द मोस्ट इलास्टिक आउट ऑफ ऑल, टंगस्टन भी काफ़ी इलास्टिक है। और प्लास्टिक में आता है पुट्टी, जो दीवार पे लगाते हैं, क्या कहेगा? पुट्टी पुट्टी जो दीवार पे लगाते हैं ना, वाइट कलर, वाइट वॉशिंग से पहले। पीओपी नहीं, पीओपी अलग होता है, पुट्टी अलग होता है। पीओपी पुट्टी के बाद लगाते हैं, पुट्टी छेद वेद भरने के लिए लगाते हैं उसको, ठीक है। तो पुट्टी हो गया, आटा है ना, गूंधा हुआ आटा, वो भी प्लास्टिक मटेरियल हो गया, जो बिल्कुल अपने शेप को रिगेन नहीं करते, ठीक है। तो अगर ये प्लास्टिक मटेरियल तो उसमें स्ट्रेन नहीं कहलाएगा, वो डेल्टा एल होगा, एल भी होगा, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू भी आएगी, लेकिन उसको स्ट्रेन नहीं कह सकते। चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन को स्ट्रेन कह सकते हैं उसी सूरत में जब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो एक स्ट्रेस हो गया जो जिसका अलग अलग प्रकार हम पढ़ेंगे, एक स्ट्रेन हो गया जिसका मतलब चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, जो कि डायमेंशनलेस होना चाहिए। यस सर, डायमेंशनलेस होना चाहिए। और एक होता है हुक्स लॉ, जो इन दोनों को कोरिलेट करता है। चैप्टर का समरी बता रहा हूँ आपको पहले ही, ठीक है। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ऑफ एनी काइंड फॉर इलास्टिक मटेरियल। ओनली फॉर इलास्टिक। हाँ, जब तक इलास्टिक मटेरियल इलास्टिक है, ठीक है, फॉर इलास्टिक मटेरियल आप इसको इसके प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। अब यहाँ मैं इसको ई से दिखला रहा हूँ फिलहाल। दिस इज कॉल्ड, इसकी भी अलग अलग प्रकार होते हैं, यस सर। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लेकिन अभी मैं जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो चूंकि एप्सिलॉन डायमेंशनलेस होगा तो सिग्मा और एप्सिलॉन ई की डायमेंशन दोनों की सेम आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों का यूनिट आएगा। यही चैप्टर का समरी है मोटा मोटा, इसी पे काम होना है सारा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हुक्स लॉ जो ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसी को हुक्स लॉ कहा जाता है, और ये केवल इलास्टिक मटेरियल के साथ डील करता है। किसके साथ डील करता है? इलास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक के साथ डील नहीं करता। स्ट्रेस इज व्हाट? इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। अब भाई इस पे देखना, इतना बड़ा तेरे को स्क्रीन दिया हुआ है, फिर भी तू लगा हुआ है अपने मोबाइल पे, बंद कर उसको साले। हाँ, अब स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक। स्ट्रेस के दो प्रकार होते हैं ब्रॉडली। स्ट्रेस के कितने प्रकार होते हैं ब्रॉडली? एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल को शियर स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। और बेसिक आइडिया अगर लेना है तो इलास्टिसिटी के 2 लेक्चर्स अपलोडेड है एनसीईआरटी लेवल पे, उसको देख लीजिएगा 11th क्लास में, कल ख़त्म हो गया इलास्टिसिटी, ठीक है। मेडिकल लेवल पे तो आपका काम उसी से चल जाएगा, मतलब इसमें हम काफ़ी हाई अप जाने वाले हैं, जो कि जनरली आपके सवाल आएंगे नहीं। एक ज़माना था जब ये चैप्टर आता ही नहीं था नीट में, 2013 ऑनवर्ड से चैप्टर आना शुरू हुआ। उसके बाद सिस्टम बना कि इसका एक सवाल इलास्टिसिटी का आएगा और एक सवाल फ्लूइड से आएगा मेडिकल में। हाँ, ठीक है, मतलब वो ठीक है। तो एक 2013 से आ रहा है खाली, उससे पहले आता भी नहीं था। ये चैप्टर हम लोग मेडिकल में पढ़ाते नहीं थे, पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। तो 13 से आ रहा है, और उसमें आपका एक सवाल आपको इधर से मिलेगा, एक सवाल आपको फ्लूइड से मिलेगा, ये मान के चलिए। ठीक है। और जितना आएगा उतना के लिए एनसीईआरटी बहुत मोर देन इनफ है। तो आपका लेक्चर तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो अगर यू हैव वीडियो एक्सेस देन यू कैन सी दैट 2 लेक्चर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डन, उसको आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर पहले से देख के रखिएगा उसको। मतलब एक क्वेश्चन बोला ना, एक इससे आएगा एक इससे आएगा, है ना। 2 से ज़्यादा कोटा नहीं है इसका, 2 एक्सट्रीम कोटा है, ठीक है। उसी से आना है सर, एक सॉलिड से एक लिक्विड से। आप इलास्टिसिटी बोला। इलास्टिसिटी को सॉलिड बोलते हैं मैडम। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, एनसीईआरटी के हिसाब से 3 चैप्टर होते हैं ये टोटल, अच्छा, है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स को हमने क्लब करके एक ही चैप्टर फ्लूइड बना दिया है, हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे। बट इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका आता है क्वेश्चन, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो इसलिए आता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेस के देखिए होते हैं 2 प्रकार, नॉर्मल और टेंजेंशियल। नॉर्मल का मतलब सिंपल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, यानी जिसमें फोर्स रिस्टोरिंग जो पैदा हो, या जो आप भी फोर्स लगा रहे हो वो एरिया के, जिस एरिया की बात हो रही है उस एरिया के परपेंडिकुलर लगा रहे हो,
ठीक, फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू एरिया विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो एफ बाई ए हम कर रहे हैं उसमें जो एरिया ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो बताइए किस तरह का है, नॉर्मल है कि टेंजेंशियल है? नॉर्मल। नॉर्मल है, क्योंकि ये जो एरिया हमने बनाया है यहाँ पे, इस एरिया के परपेंडिकुलर तो फोर्स लगा रहे हैं ना, तो नॉर्मल स्ट्रेस में आया। और नॉर्मल स्ट्रेस में कौन आएगा? और नॉर्मल स्ट्रेस में आएगा, देखिए नॉर्मल स्ट्रेस में किस टाइप का स्ट्रेस है मैं बताऊं, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। जो वायर को खींचना या कंप्रेस करना होता है, कंप्रेसिंग और खींचना दोनों को लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर खींचेंगे तो टेंसाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशनल स्ट्रेस दोनों लॉन्गिट्यूडनल के प्रकार हैं, मतलब वो लेंथ को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, सो इफ यू आर पुलिंग इट आउट लाइक दिस, टेंसाइल। पहले टर्म को समझिए, तो ये हो गया टेंसाइल, और अगर इसको ऐसे दबा रहे ले, लेंथ को घटा रहे ले, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बन जाएगा। सही है? यस सर। लेकिन दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन जो मिलेगा वो, हम किस में बात कर रहे हैं? नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। टेंसाइल कंप्रेसिव को मिला के लॉन्गिट्यूडनल बोल। एक सवाल है छोटा सा, ए भाई इधर देखो जरा, ये डायग्राम दिख रहा है सबको? तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स नेट कितना कितना लग रहा है? व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस? सर जो हम अप्लाई कर रहे हैं डिफॉर्म करने बस, के लिए। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब लग गया इसके ऊपर, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो अंदर का फोर्स हुआ, तो ये एक्सीलरेट करना चाहिए। और नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेट नहीं करना चाहिए, न्यूटन सेकंड लगेगा। कुछ कमी है क्या? देखो कहाँ कुछ और फोर्स लग रहा है जो तुमको नहीं दिख रहा हो। जी। एक से मतलब ऊपर में जो चिपका के रखा हो कोई फोर्स नहीं लगाएगा इस पर। टेंशन देगा। अरे कोई टेंशन मतलब क्या है, वो भी उतना ही फोर्स देगा, तब तो यहाँ टिका हुआ है ये। एक साइड खींच के थोड़ी लॉन्गेट कर सकते हैं, इस रॉड को एक साइड खींच के लंबा कर दोगे, और से दूसरे साइड उतना फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तब तो टेंशन क्रिएट होगा। यहाँ पे वो तो दिख स्टिक है ना। स्टिक है तो स्टिक जो एडिसिव चिपकाया है वो फोर्स लगाएगा ना, तभी तो नहीं जाने दे रहा है वो, और तभी तो रॉड लंबा हो रहा है। एक रबर बैंड देता हूँ, एक ही हाथ से खींच के उसको लंबा कर दो जरा, दो से होगा नहीं होगा दो एक ही हाथ से खींचना है बस, छूना ही नहीं है, दूसरे हाथ को पीछे रखना है ऐसे। नहीं करो, लंबा करके दिखाओ, नहीं पुल करोगे तो आगे चल देगा वो। तो जब भी टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा तो दोनों साइड से फोर्स लगेगा, इस बात को समझिए। वहां डायग्राम में दिखाया गया हो नहीं दिखाया गया हो, लेकिन यहाँ फोर्स लग रहा है ना जी। अरे तभी तो उसकी जीरो एक्सेलरेशन है, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा। नेट फोर्स मत बोल दीजिएगा, नेट फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट कर जाएगा फिर तो, समझ गए? अब नॉर्मल स्ट्रेस एक और तरह का होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक। नहीं, अभी हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं भैया, शियर स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। दूसरा नाम क्यूबिकल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या क्यूबिकल स्ट्रेस। हाईली रिकमेंडेड है, एनसीईआरटी वाला देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा पढ़ने से बच जाइएगा, और उसके बाद मॉड्यूल करिएगा, आपके आधे सवाल ऐसे ही हो जाएंगे, और उतने ही आते हैं। वो यूट्यूब में वीडियो ना। हाँ अपलोड कर रहा था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए गुब्बारा है या कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आपने परपेंडिकुलर टू सरफेस हर तरफ से प्रेशर लगाया, चाहे आपने लगाया हो, चाहे दूसरा इसमें फोर्स लगाने का उपाय है कि आप इसको एक हाई डेंसिटी के लिक्विड में डाल दीजिए, तो लिक्विड चारों तरफ से इस पर प्रेशर लगाएगा इवनली। जब लिक्विड प्रेशर लगाता है तो उसको हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक। तो ये जो आप बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? तो जो टर्म आएगा उसको बोलेंगे प्रेशर। क्या बोलेंगे? दिस प्रेशर कैन बी मैन मेड, लेकिन ज्यादातर ये प्रेशर कैन बी हाइड्रोलिक होता है। व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेशर? फोर्स जब एक्सर्टेड बाय लिक्विड फ्लूइड्स। प्रेशर गिवन बाय लिक्विड व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड। सही है? हाइड्रोलिक पार्किंग भी होता है, हाइड्रोलिक वेट्स भी होता है। हाँ
सही है। या सर। अब ये क्या करेगा कि इसके शेप को थोड़ा सा, मतलब इसके वॉल्यूम को थोड़ा कंप्रेस करेगा। तो हम इसको डेल्टा वी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ये वॉल्यूम है, इसको हम कहेंगे v माइनस डेल्टा वी। माइनस इसलिए वो वॉल्यूम घटा है। तो जब ये दबेगा तो इसके मॉलिक्यूल जागृत होंगे, वो पास पास आ जाएंगे, एटम्स पास पास आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। कंप्रेसिव स्टेट में कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्सिव के। तो बोलेंगे ना अब नहीं, और नहीं दबाओ हमको, नहीं तो हम फैल जाएंगे। मटेरियल हो या इंसान यही करता है, ज़्यादा दबाओगे तो फैल जाएगा। ठीक, ये जो लाल वाला लग रहा है इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ लग रहा है, हालांकि इक्विलिब्रियम में दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर इक्विलिब्रियम बना हुआ तो आप दोनों का वैल्यू आप लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन समझना है कि स्ट्रेस का मतलब होता क्या है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब होगा जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ पर यूनिट कर्व सरफेस एरिया। चूंकि ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इसको नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, और यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वॉल्यूमेट्रिक, उसका वैल्यू होगा माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। माइनस घटा है ना, इसलिए माइनस, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। यहां भी हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। इस केस में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। क्या कहते हैं? यंग्स मॉड्यूलस। किस केस में? लॉन्गिट्यूडनल वाले केस में। और वॉल्यूमेट्रिक वाले केस में इसको कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। समझ गए? डिटेल में जाएंगे अभी पहले शॉर्ट समरी दे रहे हैं। तो क्या दो तरह के नॉर्मल स्ट्रेस समझ में आ गए? इसी में मैंने छोटा सा हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में बता दिया। जब आप लिक्विड के अंदर डुबाएंगे तो लिक्विड जो प्रेशर देगा उसके वजह से जो स्ट्रेस पैदा होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक। तो 3 डायमेंशनल बॉडी पे इवनली प्रेशर लगाने का यही तरीका है कि उसको हार्ड लिक्विड के अंदर डुबा दिया। हार्ड मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाले लिक्विड के अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए 2 मिनट देता हूँ इसको रिव्यू। अब आइए मैं आपको शियर स्ट्रेस के बारे में बताता हूँ। देखिए शियर स्ट्रेस होता है एक मात्र स्ट्रेस होता है जो कि एक मात्र स्ट्रेस होता है जो कि चेंज ऑफ शेप कर सकता है। किसको चेंज कर सकता है? शेप को। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है इलास्टिक मटेरियल का, इसको आपने टेबल पे चिपका दिया नीचे से। अब शियर में जो आप फोर्स लगाते हैं वो पैरेलल टू एरिया लगाते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये वाला एरिया की बात हो रही है। ठीक, व्हाट विल हैपन? यस, द अपर लेयर विल tilt, Of course. correct? There will be a small displacement over here जिसको कि आप डेल्टा एल कहेंगे, दिस एल, इस एंगल को आप थीटा कहेंगे। सही है? तो जो आपका शियर स्ट्रेस होगा वो कितना होगा? शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? इट इज एफ पैरेलल डिवाइडेड बाई ए। ओ ईटा नहीं, मतलब सिग्मा ही रहेगा। हाँ, स्ट्रेस तो सही है? शियर स्ट्रेन क्या होगा? शियर स्ट्रेन होगा डेल्टा एल बाई एल फिर से, लेकिन इस बार डेल्टा एल और एल सेम लेंथ नहीं है, अलोंग सेम लाइन नहीं है। डेल्टा एल बाई एल को टेन थीटा भी लिख सकते हैं डायग्राम से, और चूंकि एंगल बहुत थीटा होगा तो इसको स्मॉल थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है शियर मॉड्यूलस। कहीं ईटा से दिखलाया जाएगा, कहीं जी से दिखलाया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई थीटा, यानी स्ट्रेन। अबे नहीं समझे? सिग्मा पैरेलल इक्वल टू ईटा इंटू थीटा। ईटा लिखो चाहे जी लिखो, एक ही बात है। शियर स्ट्रेस, शियर मॉड्यूलस क्या होता है? शियर मॉड्यूलस। तो ये शेप चेंज कर दिया ना, क्यूबॉइड को